बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मार्क एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। जंग हो के अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को 15 नुकाती एक तजवीज़ पेश की है। इससे पहले ईरान के भी 6 नुकात सामने आए थे। ये जो नुकात हैं, इनको देख के लगता तो ये कि दोनों फरीकैन इनको मानेंगे नहीं। अमेरिका ने जो तजवीज़ पेश की 15, वो भी इस तरह की हैं, इतनी सख्त शराइत हैं जो ईरान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो माने। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगर ईरान ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो हमारा जवाब जो होगा, हमारा फिर रद्दमल जो होगा, जो रिएक्शन होगा, वो बहुत संगीन होगा, बहुत खतरनाक होगा। आप क्या समझते हैं? ये जो जंग के बीच मुज़ाकरात का जो ये एक ड्रामा मैं समझता हूँ अमेरिका की तरफ से रचाया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं और जंग को किस तरफ जाता नजर आ रही है आपकी जंग? देखिए आसिम भाई, ये ड्रामा तो नहीं है एक्चुअली। आपकी शायद वो ग्राउंड रियलिटी में होगा ऐसे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा, लॉजिक सेंसिबल चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। और ये इन्होंने अब लॉजिक इस्तेमाल किया जब ईरान जो है पेपर गया हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं, तो मैंने जैसे बताया 28 मार्च यहाँ से केतु अपना नक्षत्र चेंज करेगा। और यहाँ से कोई अगर अच्छी खबर आई तो आई, नहीं तो फिर ये मामलात मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मुझे जो है बेहतरी के इम्कानात जरा कम ही नजर आते हैं। अलबत्ता जैसे मैंने कहा था, ये इन शिद्दत वाले हमलों में कमी नजर आती है, वो जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही मार्स ट्रांजिट करेगा 2 अप्रैल को, नए महाज के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की होगी। एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा क्राइसिस नजर आते हैं। चाहे ये जंग कंटिन्यू रहे, चाहे ये जंग जो है इख्तिताम पजीर हो, वो तो नजर नहीं आती इख्तिताम हो। इख्तिताम मुझे मिनिमम भी मिनिमम बहुत करीब करीब का भी हुआ, तो वो 18-19 अप्रैल के बाद ही कंक्लूजन की तरफ या डस्ट सेटल होती हुई वहां से दिखना शुरू होगी। अभी ये मामलात, ये जो आप बोल रहे हैं मुज़ाकरात वगैरह जो भी है, सीज फायर, ये होंगे भी, ये टेम्परेरी होंगे, ये फिर कोई ब्लंडर मारेंगे। ये नजर आ रहा है कि ब्लंडर की तरफ जो है मामलात जाएंगे। और जैसे इन्होंने पहले गलतियां की थी, पहले तो बहुत ही इलॉजिकल गलतियां की थी, अब जरा लॉजिकल गलतियां करेंगे जिसमें लॉजिक होगी। लेकिन वो जानबूझ के, जैसे बोलते हैं देख के धक्का देने वाली बात, तो वो देख के धक्का देंगे। पहले देख के तो धक्का दिया था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि धक्का बहुत ज्यादा जोर का लग जाएगा। तो अब जरा सोच समझ के भी ये अगर छोटे लेवल पे भी कुछ मतलब कारस्तानी करने की कोशिश करेंगे, तो नताइज अच्छे नहीं आते हुए अभी नजर आता है। और जहां तक मिडिल ईस्ट की बात रही, तो मिडिल ईस्ट सर अभी अगस्त से पहले स्टेबल नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है और आपके हालात सही हैं, तो ऐसे स्टेप ना उठाएं कि जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ जाएं। अलबत्ता जायचे के हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपके लिए वहां रहना अच्छा रहेगा या नहीं। और अगर किसी की लिखी हुई है, तो वो आप कहीं पे भी चले जाएं तो वो होके रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं। तो आप ऐसे स्टेप ना उठाएं। अलबत्ता जो फाइनेंशियल क्रंच है, वो अभी सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैलेगा। मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, अप्रैल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल आने वाले हैं। अल्लाह करे गलत हूँ। अप्रैल मई में जो फाइनेंशियल क्रंच है या रिसेशन है या महंगाई है, इन्फ्लेशन, ये सब बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको पाकिस्तान। महंगाई का तूफान नहीं, सुनामी नजर आता है। अल्लाह करे अच्छा हो। और पूरी दुनिया के लिए ऐसे हालात है, पाकिस्तान के लिए इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे जो अखराजात होते हैं वो डॉलर के हिसाब से होते हैं, और जो कमाई का जरिया है वो रुपीस का, इसलिए वहां के लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये चीज है। मलिक साहब, आपने मिडिल ईस्ट की जो बात की, आपको भी लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे भी कमेंट सेक्शन में लोग मैसेज करते हैं। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है कि जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जहां से लोग मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं कमाने के लिए, जो 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 भी जितनी रियासतें इनकी, तो और सऊदी अरब का भी बड़ा रुख किया जाता है।
तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, अब जो लोग पाकिस्तान की, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक रिसोर्सेज की कमी है, कमाने के जराए बड़े महदूद हैं, अच्छी आमदनी नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो हमारी कम है। तो लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुबई का रुख करते हैं, शारजा का रुख करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं। तो आगे आने वाले वक्तों में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जाना आपको कम नजर आ रहा है? फाइनेंशियल क्रंच जो आपने बात की, क्राइसिस की, वो इन इलाकों में आपको ज्यादा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी ये जगहें जो है वो भी तकरीबन किसी हद तक कम हो जाएंगे वहां पे मौके? जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मौके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो ये क्रंच है ये मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मेरे ख्याल से अब तक भी हो चुका है, जहां तक न्यूज आ रही है। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट और उनमें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उनका जायचा देखें दुबई और सऊदीया का, मुझे ऐसा लगता है सऊदीया फिर भी समहाउ स्टेबल हो जाएगा लड़खड़ाने के बाद। लेकिन ये जो दूसरे ममालिक हैं इनके लिए चैलेंजेस ज्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू सऊदीया के। और अगर आप ये बोलें कि कंप्लीटली डस्ट सेटल होते हुए, तो ये अगस्त सितंबर आएगा। मतलब ये पूरा साल मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये पूरा साल मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, कभी कुछ कोई ना कोई इधर महाज खुला रहेगा। अ, अल्लाह करे, जो कि एक छोटा सा अंदेशा है, ज्यादा नहीं है। 10 to 20% ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में से कुछ ममालिक कोई एक्शन ऐसा ले सकते हैं जो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, और ये अप्रैल मई में नजर आता है। अभी मैं इस पे ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक बर्ड आई व्यू के हिसाब से देखा था दुबई और सऊदीया का। तो उसमें ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। और अल्लाह करे ऐसा ना हो, स्पेशली 2 अप्रैल के बाद जैसे ही मार्स ट्रांजिट करेगा, तो उनके हॉरोस्कोप में 8 हाउस और दूसरे के हॉरोस्कोप में 12th हाउस, ये दोनों ही ऐसे हाउसेस होते हैं जिसके अंदर डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा नजर आती है। तो 8 और 12 के कॉम्बिनेशन मिडिल ईस्ट के ऐसे ममालिक के अंदर नजर आना अच्छी अलामत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, कुछ और भी सवालात हैं लेकिन मैं अपने अगले व्लॉग में आपसे पूछ लूंगा। मैं यहाँ पे लोगों के कुछ सवालात लेना चाहता हूँ। जी। अ, मेरी जिंदगी लाइफ में ट्रैवलिंग का चांस है, और कौन से कंट्री बेहतर रहेगा? 24/7/1984। चांस तो है, लेकिन ये कंट्री वगैरह देखने के लिए आपका जायचा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, 17/3/1993। अवैस महमूद नाम है इनका। हम्म। वो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए किस बारे में क्या करना चाहिए? फ्यूचर के हवाले से। इनके लिए बहुत कोई अच्छा टाइम नौकरी या शुरू हो रहा है। कारोबार या? मैं ये इनका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन इनको जरा केयरफुल रहना चाहिए फाइनेंस को लेके। अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा मार्च से। आई एम होपफुल कि इनके लिए ज्यादा बेहतरी आ रही है इस साल से। 28/1/1991। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई और नौकरी में तरक्की भी नहीं हुई है। तो तरक्की की भी कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आए, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये साल आपके लिए अच्छा नजर आता है मुझे। नौकरी में तब्दीली या फिर शादी के लिए बहुत अच्छा है। 5 फरवरी 1983। और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं मुल्क से बाहर जा सकता हूँ? अभी ना जाए तो अच्छा है, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दी इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।